बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने बायोलॉजी के लेक्चर नंबर 5 के साथ हाजिर हैं और इस लेक्चर नंबर 5 में हम आज नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अच्छा, इस चैप्टर में हमने बेसिक चीज़ें डिस्कस करनी है। जस्ट लाइक हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि साइंटिफिक मेथड्स क्या होते हैं और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बायोलॉजिकल मेथड्स हम कौन सी यूज़ करते हैं। बायोलॉजिकल मेथड के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, उन बेसिक स्टेप्स के बारे में हम पढ़ेंगे और उन स्टेप्स को कैसे फॉलो करके किसी भी बायोलॉजी से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम मींस, अच्छा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होते क्या है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हम उन प्रॉब्लम्स को कहते हैं या उन इश्यूज को कहते हैं जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ह्यूमन बीइंग या लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड हो। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी डिजीज है, जैसे करंट एरा में हमारे पास कोविड है, कोविड-19। तो ये एक डिजीज है। अब इस डिजीज के इनिशियल इन्वेस्टिगेशन कि ये कैसी बीमारी है, एक वायरल डिजीज है, हमें पता लगा इन्वेस्टिगेशन के बाद। फिर फर्दर कमेटी बैठी, उसने इसके ट्रीटमेंट डिस्कवर करने की कोशिश की। फिर अब हमने वैक्सीन डेवलप कर लिया। तो ये जो सारे स्टेप्स हमने यूज किए हैं एक डिजीज को डायग्नोज करने के लिए, उसके साइन एंड सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, देन फिर उसके ट्रीटमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए, ये हम एक साइंटिफिक मेथड के थ्रू सॉल्व करते हैं। और इस साइंटिफिक मेथड को हम बायोलॉजिकल मेथड का नाम भी देते हैं। तो ये पूरी चैप्टर एक साइंटिफिक चैप्टर है एक तरह का, जिसमें हम सीखेंगे कि किस तरह से बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। ओके, लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारे होंगे इंट्रोडक्शन चैप्टर, देन बायोलॉजिकल मेथड, साइंटिफिक प्रॉब्लम क्या होते हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल मेथड क्या होते हैं, उसके स्टेप्स क्या होते हैं वो हम सीखेंगे। एंड देन फाइनली व्हाट डू यू मीन बाय हाइपोथेसिस, डिडक्शन एंड एक्सपेरिमेंट, ये सारी सारी चीजें हम इंशाल्लाह सीखेंगे आज के लेक्चर में। तो इंट्रोडक्शन क्या है इस चैप्टर का। साइंस इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ नेचर एंड हाउ इट अफेक्ट अस एंड द एनवायरनमेंट। इट इज अ बॉडी नॉलेज, मतलब बताने की क्या कोशिश कर रहे हैं कि साइंस आपके पास चूंकि पता है आपकी बॉडी के हर एस्पेक्ट्स पे साइंस की जो नॉलेज है वो इफेक्टेड होती है या एप्लीकेबल होती है। तो साइंटिफिक नॉलेज के थ्रू ही हम डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व भी करते हैं। और अगर हम साइंटिफिक मेथड्स को यूज करें या साइंटिफिक नॉलेज को यूज करें किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, तो उसे हम एक बायोलॉजी के अंदर नाम देते हैं बायोलॉजिकल मेथड। Okay, the scientific method is a series of steps followed by a scientific investigator to answer a specific question about the natural world. Anything that we are going to discuss in this world in a scientific way, the method that we are used to solve any biological problem is called scientific method or biological method. तो बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी इश्यूज हो उसको रिजॉल्व करने के लिए जिस मेथड को हम यूज करते हैं उसे हम साइंटिफिक या बायोलॉजिकल मेथड का नाम देते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजिकल मेथड क्या है, साइंस की एक तरह की ब्रांच है। ठीक है, द सिस्टम ऑफ एडवांसिंग नॉलेज बाय फॉर्मुलेटिंग अ क्वेश्चन, कलेक्टिंग डाटा अबाउट इट थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट एंड देन टेस्टिंग बाय हाइपोथेटिकल आंसर अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मेथड। तो इसको इजी वर्डिंग में अगर हम समझे तो किस तरह से, जैसे आपके पास कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आया, जैसे कोविड। अब कोविड के पेशेंट्स आने लगे हमारे पास। तो कोविड के पेशेंट्स जब आने लगे तो उनके बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स हमारे पास प्रोड्यूस हुए हैं। ठीक है, अब उन साइन एंड सिम्टम के बेसिस पे हमने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की कि क्या ये बीमारी किसी प्रीवियसली डायग्नोज या जो दुनिया में बीमारी मौजूद है उस जैसी ही है क्या। तो साइन एंड सिम्टम को आइडेंटिफाई करने के बाद पता लगा नहीं, ये कुछ अलग है। ये नमोनिया नहीं है, ये लंग के किसी आम इन्फेक्शन की बीमारी नहीं है, या किसी को कफ नहीं है, या नॉर्मल फीवर नहीं है। ये साइन एंड सिम्टम बिल्कुल न्यू है जो इससे पहले नहीं थे। तो उस साइन एंड सिम्टम्स को स्टडी करने के बाद जब बायोलॉजिस्ट ने उस पर्टिकुलर पेशेंट्स के ब्लड सैंपल्स को लिया और फिर जाकर माइक्रोस्कोप में उसकी स्टडी की, मतलब डाटा कलेक्शन किया, ऑब्जर्वेशन की, उसके बाद हमें पता लगा कि एक वायरल डिजीज है। अब वायरस तो डिस्कवर्ड हो गए तो वर्ल्ड में बहुत सारे वायरस पहले से मौजूद थे। फर्दर माइक्रोस्कोपिक स्टडी से हमें पता लगा कि ये वायरस क्राउन शेप होता है। एंड देन फिर इसकी फर्दर स्टडी होती चली गई और आज हम इस लेवल तक पहुंचे कि हमने इसकी वैक्सीन तक डेवलप कर ली है। तो ये सारे के सारे जो इश्यूज होते हैं बायोलॉजी के, वो हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं और ये जो स्टेप्स हम फॉलो करते हैं इन स्टेप्स को कलेक्टिवली हम बायोलॉजिकल मेथड का नाम देते हैं। ओके, इसको फर्दर हम आगे डिस्कस करते हैं अभी। ओके, एक चार्ट है आपके बुक के, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कोई भी आएगा
उसे सॉल्व करने के लिए जिस मेथड को हम यूज करेंगे वो बायोलॉजिकल मेथड है। बायोलॉजिकल मेथड के स्टेप्स क्या होते हैं? कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आपके सामने आएगी तो आप क्या करोगे, उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड ऑब्जर्वेशन करोगे और उसकी प्रीवियस नॉलेज लोगे कि क्या ये इशू या प्रॉब्लम पहले से मौजूद है या इसकी कोई स्टडी मौजूद है, इसके बारे में क्या हम जानते हैं कुछ। अगर नहीं जानते तो हम उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे उस चीज को। ऑब्जर्वेशन मीन्स टू सी एनीथिंग और टू स्टडी एनीथिंग। ठीक है, डिटेल्स में किसी चीज के बारे में पढ़ना ऑब्जर्व करना कहलाता है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे आप एक स्टेटमेंट दे दोगे कि आपके मुताबिक ये चीज इस तरह से, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोरोना वायरस की स्टडी की, आपने कह दिया कि क्राउन शेप एक वायरस है जो प्रीवियसली वर्ल्ड में मौजूद नहीं था और ये एक न्यू वायरस है। तो ये कहलाएगी, ये जो स्टेटमेंट आपने प्रपोज की है इसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस। इसे हम क्या नाम देते हैं? हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब होता है टेंटेटिव स्टेटमेंट, एक हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट जो कि मे भी गलत साबित हो जाए। वो सही भी हो सकती है और वो गलत भी हो सकती है, लेकिन जस्ट वो आपकी एक बात है, आपकी एक स्टेटमेंट है, आपकी एक राय है। ठीक है, तो आपकी जो पर्सनल राय हो या किसी भी बायोलॉजिस्ट की पर्सनल राय हो किसी भी बीमारी के बारे में, वो हाइपोथेसिस कहलाती है। हाइपोथेसिस मे बी करेक्ट और इट मे बी रॉन्ग, डिपेंड अपॉन देयर फैक्टर्स। ओके, अब हाइपोथेसिस तो आपने दे दी। अब हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन करने के लिए आप क्वेश्चंस करते हो। क्वेश्चंस दो तरह से आप कर सकते हैं, इंडक्टिव रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग क्या होते हैं उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये इफ एंड देन वाली स्टेटमेंट भी कहलाती है। ठीक है, अच्छा, अगर आपने क्वेश्चंस किया हाइपोथेसिस से रिलेटेड और वो क्वेश्चन करेक्ट साबित हो गया, मतलब आपसे फॉर एग्जांपल किसी ने, आपने कहा, एक स्टेटमेंट दिया आपने कि दिस कोविड-19 डिजीज इज कॉज्ड बाय अ वायरस व्हिच इज नोन एज कोरोना वायरस। अब जब फर्दर स्टडी की तो पता लगा बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, आपकी हाइपोथेसिस ठीक थी। तो उस चीज को करेक्ट करने के लिए आपको करना पड़ेगा एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में आप डिफरेंट सैंपल्स कलेक्ट करोगे, सैंपल्स को एनालाइज करोगे लेबोरेटरी के अंदर। अच्छा, एनालाइज कैसे करेंगे? डाटा कलेक्शन के थ्रू, डाटा एनालिसिस के थ्रू। अगर तो ये डाटा आपके हाइपोथेसिस के सपोर्ट में आ जाए, जो आपने हाइपोथेसिस एक स्टेटमेंट दी थी जो कि अनवेरिफाइड स्टेटमेंट थी, अगर एक्सपेरिमेंट के थ्रू वो वेरीफाइड हो जाए या आपके फेवर में आ जाए, आपके हाइपोथेसिस के फेवर में आ जाए एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट, तो फिर आप थ्योरी प्रपोज कर देते हो। थ्योरी हम उस स्टेटमेंट को कहते हैं जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्ट की जाए, ज्यादातर लोग जिसे मानते हो, मतलब एक वेरीफाइड स्टेटमेंट हो। हाइपोथेसिस होती है नॉन वेरीफाइड या अनवेरीफाइड स्टेटमेंट, जबकि थ्योरी वेरीफाइड स्टेटमेंट होती है। और अगर आपके एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट आपके हाइपोथेसिस के फेवर में ना आए तो क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो हाइपोथेसिस प्रपोज किया था, जो स्टेटमेंट आपने कही थी अनवेरिफाइड स्टेटमेंट, वो गलत थी। तो आपको एक नई हाइपोथेसिस देनी पड़ेगी। तो एक बायोलॉजिकल मेथड की ये स्टेप होते हैं। ये चार्ट आपने याद कर लिया तो आपको पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा। और ये एग्जाम में जो पूछते हैं ये फ्लो चार्ट, उसकी प्रैक्टिस करनी है आपने। ठीक है, कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी आप ऑब्जर्व करोगे, प्रीवियस नॉलेज लोगे, उसके बेसिस पे आप एक स्टेटमेंट दे दोगे जिसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं। हाइपोथेसिस एक अनवेरिफाइड स्टेटमेंट है, उसे एक्सप्लेन करने के लिए आप क्वेश्चनिंग करोगे, इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग का जिसे हम नाम देते हैं। क्वेश्चनिंग के बाद आप एक्सपेरिमेंट की तरफ जाओगे जिसमें आप डाटा कलेक्शन और डाटा को एनालाइज करोगे। अगर ये एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आपके हाइपोथेसिस के फेवर में आ जाए तो आप थ्योरी प्रपोज कर दोगे जिसे हम वेरीफाइड स्टेटमेंट कहते हैं या यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टेटमेंट कहते हैं। और अगर एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आपके हाइपोथेसिस के फेवर में ना आए, इसका मतलब कि आपकी हाइपोथेसिस गलत थी और आपको एक नई हाइपोथेसिस दोबारा देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये वो बेसिक स्टेप्स होते हैं जो कि बायोलॉजिकल मेथड में हम फॉलो करते हैं। इन्हीं टर्मिनोलॉजीज को हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। ओके, सेम थिंग, क्वेश्चन पूछा कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड, आपने बैकग्राउंड नॉलेज देखी, एक हाइपोथेसिस दे दिया, हाइपोथेसिस को टेस्ट किया आपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू, क्वेश्चनिंग के थ्रू। अगर ये रिजल्ट आपके एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट आपके हाइपोथेसिस के फेवर में आ गया तो हाइपोथेसिस ट्रू है, और अगर नहीं आया तो हाइपोथेसिस फॉल्स है और आपको दोबारा सोचना पड़ेगा, एक नए हाइपोथेसिस को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके पास एक्चुअल में एक बायोलॉजिकल मेथड के प्रॉपर सीक्वेंसिंग होती है। Okay, biological problem is a set of questioning to be solved about the natural world. बायोलॉजिकल प्रॉब्लम किसे हम कहते हैं? वो तमाम सवालात या तमाम क्वेश्चंस के सेट्स जो कि नेचुरल वर्ल्ड में मौजूद है, जिसे हम, जिसके जवाबात हमें मालूम करने हैं। ठीक है, दिस प्रॉब्लम कैन बी एनवायरमेंटल, इकोलॉजिकल, हेल्थ रिलेटेड,
ठीक है। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कुछ भी हो सकता है, एक एनवायरमेंटल हो सकता है, इकोलॉजिकल आपके सराउंडिंग से रिलेटेड हो सकता है, हेल्थ रिलेटेड मतलब आपसे रिलेटेड हो सकता है। नो मैटर व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम आर बीइंग स्टडीड, साइंटिस्ट यूज द सेम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। तो कोई भी तरह का इशू हो, चाहे वो एनवायरमेंटल हो, इकोलॉजिकल हो या हेल्थ रिलेटेड हो, इसे रिजॉल्व करने के लिए जिस सीक्वेंसिंग स्टेप्स को या जिस मेथड को आप यूज करते हो उसे हम बायोलॉजिकल मेथड का नाम देते हैं। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल ऑफ मलेरिया। जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं अपने पास मलेरिया की। तो मलेरिया एक डिजीज है, एक ऐसी डिजीज है जो प्रोटोजोआ के थ्रू होती है। ठीक है। इस डिजीज के बारे में हमारे पास जो नॉलेज है अब तो बहुत ज्यादा है, लेकिन प्रीवियसली नहीं था। तो मलेरिया की एग्जाम्पल लिया, जैसे मलेरिया के बारे में अब तो हम फेमिलियर हैं, हमें मालूम है, लेकिन पहले इसके बारे में नॉलेज नहीं थी। जिसे प्रीवियस वर्ल्ड में कहा जाता था कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किलर डिजीज ऑफ मैन फॉर सेंचुरीज। बहुत से लोग इससे मारे गए। वे जो बड़े बड़े पास्ट के पर्सन्स थे, इवन किंग्स और क्यून और अलेक्जेंडर वगैरह, ये सारे भी मलेरिया जैसे डिजीज से ही उनकी डेथ हुई थी। ठीक है। अच्छा, प्रीवियसली मलेरिया के कॉजेज थे अननोन। तो इसके कॉजेज को आइडेंटिफाई करने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट थ्योरी या डिफरेंट हाइपोथेसिस को प्रपोज किया। इट वाज थॉट दैट द मलेरिया कॉज्ड बाय अ बैड एयर। बैड एयर, इसका मलेरिया नाम क्यों पड़ गया? क्योंकि लोगों का मानना था कि ये खराब हवा की वजह से बीमारी होती है। एग्जैक्ट कॉज मालूम नहीं थी। ठीक है। तो अब साइंटिस्ट के पास जब ये इशू आया कि आप आइडेंटिफाई करें कि मलेरिया के एक्चुअल कॉजेस क्या हैं, तो उन्होंने इस अगेन एक चूंकि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था, इसे सॉल्व करने के लिए बायोलॉजिकल मेथड को यूज किया। ओके। तो किस तरह यूज किया? एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था लेवेरन। अभी हम आते हैं। ठीक है जी। अच्छा, मलेरिया क्या होती है? एक पिक्टोरिक डायग्राम है आपके पास कि एक नॉर्मल ब्लड सेल है और ये इफेक्टेड ब्लड सेल है। अगर मलेरिया किसी पेशेंट को हो जाए तो उसके आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स जो है वो इफेक्टेड हो जाते हैं। एक ऑर्गेनिज्म उसके ब्लड सेल्स में आ जाता है और जो उसकी डेथ का भी कॉज बन सकता है। करंट वर्ल्ड में तो मलेरिया से डेथ बहुत कम होती है, क्योंकि हमारे पास ट्रीटमेंट बहुत मौजूद है। लेकिन ये प्रीवियस वर्ल्ड में चूंकि ये अनआइडेंटिफाइड डिजीज थी, जिसको आइडेंटिफाई हमने किस तरह किया, अगेन बायोलॉजिकल मेथड को फॉलो करते हुए किया। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल द फर्स्ट स्टेप टू आइडेंटिफाई द रीजनिंग प्रॉब्लम फॉलोड बाय फॉर्मुलेशन अ क्वेश्चन अबाउट व्हाट वाज ऑब्जर्व। हमने क्या किया? जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास केस है मलेरिया का। तो हमने मलेरिया को केस को सॉल्व करने के लिए जिस मेथड को यूज किया वो बायोलॉजिकल मेथड है। हमने सबसे पहले ऑब्जर्वेशन की। ऑब्जर्वेशन क्या की कि जितने भी मलेरिया के पेशेंट डॉक्टर्स के पास या साइंटिस्ट के पास आ रहे थे, उनके जो साइन एंड सिम्टम्स थे वो ऑलमोस्ट सिमिलर थे। उनके साइन एंड सिम्टम्स क्या थे? ऑलमोस्ट सिमिलर थे। तो लोगों ने डायग्नोज किया, डॉक्टर्स ने पर्टिकुलरली डायग्नोज किया कि मे बी चूंकि सारे लोग एक ही तरह के साइन एंड सिम्टम्स के साथ आ रहे हैं, तो किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है वो ऑब्जर्वेशन होता है। जैसे हमने एग्जांपल ली थी प्लाज्मोडियम की, तो प्लाज्मोडियम सॉरी मलेरिया की। तो मलेरिया एक अननोन या अनडायग्नोज डिजीज थी जिसके एग्जैक्ट जो कॉजेज है हमें मालूम नहीं था। तो हमने फॉर एग्जांपल बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के तौर पे एक मलेरिया की एग्जांपल ले ली, और हम रिजॉल्व करेंगे कि आखिर मलेरिया के एक्चुअल कॉजेज क्या होते हैं और इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है। ठीक है। तो इसके लिए जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के स्टेप्स हैं, मतलब स्टेप नंबर 1 जो ऑब्जर्वेशन है, वहां से हम स्टार्ट करेंगे। तो ऑब्जर्वेशन होती क्या है हमारे पास? द सॉल्यूशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम स्टार्ट विद ऑब्जर्वेशन। योर ऑब्जर्वेशन कैन बी ऑन एनीथिंग फ्रॉम प्लांट मूवमेंट टू एनिमल बिहेवियर। तो ऑब्जर्वेशन क्या होती है आपके पास? किसी भी चीज को देखना, ऑब्जर्व करना। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई पेशेंट आया, उस पेशेंट को क्या बीमारी है मुझे नहीं पता, फर्स्ट इंप्रेशन है, फर्स्ट मीटिंग है हमारी, जस्ट मैं उसे देख कर ही बता दूंगा कि वो बीमार है कि नहीं, एक फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे। तो मैं किसी भी चीज को ऑब्जर्व कर रहा हूँ और उसके बाद अपनी कोई स्टेटमेंट दे रहा हूँ, तो वो मेरी ऑब्जर्वेशन हो जाएगी। ठीक है। तो एन ऑब्जर्वेशन इज एन स्टेटमेंट ऑफ नॉलेज गेन थ्रू अ सेंसेस। ऑब्जर्वेशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ नॉलेज गेन थ्रू अ सेंसेस। तो आप अपने सेंसेस के थ्रू या अपने नॉलेज बेस पर किसी भी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो, देख रहे हो और उसके बारे में कोई राय दे रहे हो, तो ये ऑब्जर्वेशन कहलाएगी। ठीक है। ऑब्जर्वेशन आपके पास क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों तरह के डाटा पे बेस्ड कर रहा होता है। ठीक है। अब क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डाटा हमारे पास क्या होते हैं?
क्वांटिटेटिव डाटा हम उन डाटा को कहते हैं डेट रेफर टू मेजरेबल ऑब्जर्वेशन। कोई भी ऑब्जर्वेशन जिसे आप मेजर कर सकते हो, ठीक है, उसे हम कहेंगे क्वांटिटेटिव डाटा। ओके, और किसी भी डाटा को अगर आप मेजर नहीं कर सकते तो उसे आप कहोगे क्वालिटेटिव डाटा। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव फॉर एग्जांपल थर्मामीटर है, थर्मामीटर की रीडिंग को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, तो ये आपके पास क्वांटिटेटिव डाटा हो जाएगी। ठीक है, और क्वालिटेटिव डाटा हमारे पास क्या है, डाटा जिसे हम क्वालिटेटिव डाटा में हम ऑब्जर्वेशन बेस्ड डाटा होती है ये। ठीक है, इसमें हम आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। बेसिक डिफरेंस जो हमारे पास क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डाटा में आती है कि क्वांटिटेटिव डाटा आप मेजरेबल क्वांटिटीज को कहते हो, जबकि क्वालिटेटिव जो होती है वो ऑब्जर्वेशन होती है बाय यूजिंग 5 सेंसेस। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल लिखी क्वांटिटेटिव के अंदर, जैसे थर्मामीटर है उसमें एक पर्टिकुलर रीडिंग होती है। आप फीवर चेक करते हो, आपको फीवर की एक रीडिंग मिलती है, 100 है, 101 है, 102 है। ठीक है, टाइम एक पर्टिकुलर रीडिंग दे रहा होता है, वेट मेजर कर रहे हो, स्टॉप वॉच यूज कर रहे हो, इंच टेप यूज कर रहे हो, सारे एक पर्टिकुलर मेजरमेंट को शो ऑफ कर रहे होते हैं। जबकि क्वालिटेटिव में हम क्वालिटिफाई कर रहे होते हैं उस चीज को। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सॉरी जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 5 सेंसेस हैं, साइट, हेयरिंग, टेस्ट, टच, स्मेल एंड, ठीक है, ये 5 सेंसेस हैं। ये सारे क्या हमारे क्वालिटीज हैं, इनको हम क्वालिटी वाइज तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं लेकिन क्वांटिटिफाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपसे कोई पूछे कि टेस्ट आपको कैसा लगा, ठीक है, पर्टिकुलर चीज का टेस्ट आपको कैसा लगा, तो आप उस टेस्ट को कैसे बताओगे, गुड, बैड और एक्सेलेंट। ठीक है, क्वालिटिफाई करोगे, क्वांटिटिफाई नहीं कर पाओगे नंबर्स में। ठीक है, विजन, अगेन आपको कोई चीज नजर आ रही है कि नहीं, यस और नो में जवाब दोगे। ठीक है, लेकिन आप उसे नंबर्स में नहीं दोगे कि 2% नजर आ रहे हैं, 5% नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के डाटा को हम क्वालिटेटिव डाटा कहते हैं, उसको हम मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, ऑब्जर्वेशन में हमारे पास 1880 में एक फ्रेंच फिजिशियन थे लेवेरन, इन्होंने स्टडी की ब्लड सैंपल मलेरिया पेशेंट के, और उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन में देखा कि इन तमाम पेशेंट जो कि मलेरिया के सिम्टम्स के साथ आ रहे हैं, उनके ब्लड में एक टाइनी क्रिएचर्स मिल रहे हैं, छोटे छोटे से कुछ जानदार मिल रहे हैं। इन टाइनी क्रिएचर्स को बाद में नाम दिया गया प्लाज्मोडियम। तो हमें पता है क्या लगा कि एक ऑब्जर्वेशन आ गई कि मलेरियल पेशेंट की ब्लड के अंदर कुछ क्रिएचर्स मौजूद होते हैं और इन क्रिएचर्स को हम प्लाज्मोडियम का नाम देते हैं। तो प्लाज्मोडियम में भी मलेरिया के कॉज हो, लेकिन ये एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं थी, कंफर्मेशन नहीं थी। ठीक है, so the observation was made that plasmodium is present in a blood of malarial patient। तो ऑब्जर्वेशनल स्टेटमेंट कैसी नजर आती है, इस तरह से, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है प्लाज्मोडियम इज प्रेजेंट इन अ ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट, इट इज नॉट कंफर्म्ड yet that malaria plasmodium may be a cause of malaria। मलेरिया के एग्जैक्ट कॉज हमें नहीं पता, लेकिन जब हमने एक स्टेटमेंट दे दी चूंकि ऑब्जर्वेशन बेस्ड है कि हमें ऑब्जर्वेशन में मलेरियल पेशेंट की बॉडी में टाइनी क्रिएचर्स प्लाज्मोडियम मिले हैं, तो मे भी प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया के कॉज हो। तो इस तरह के स्टेटमेंट को हम ऑब्जर्वेशन बेस्ड स्टेटमेंट कहते हैं, या अनवेरिफाइड स्टेटमेंट भी कह रहे होते हैं। नाउ व्हाट इज हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन के बाद जो स्टेटमेंट आप देते हो उसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं। इट इज डिफाइंड एज द इंटेलिजेंट गैस मेड बाय अ साइंटिस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। For example, in malaria case, an intelligent guess is made after observation that plasmodium is a cause of malaria। हमने क्या किया, मलेरिया के पेशेंट के ब्लड को ऑब्जर्व किया था, तो हमें पता लगा था उनके ब्लड के अंदर एक टाइनी क्रिएचर जिनका नाम बाद में चलकर प्लाज्मोडियम पड़ गया, प्लाज्मोडियम पाए जा रहे हैं, तो हमने एक स्टेटमेंट दे दी कि प्लाज्मोडियम में बी अ कॉज ऑफ मलेरिया। ओके, अगेन ये एक अनवेरिफाइड स्टेटमेंट है, ये एक हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट है, आपकी एक एक्सपर्ट ओपिनियन है, ये ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है, डिपेंड करता है एक्सपेरिमेंट पर। ठीक है, तो हाइपोथेसिस क्या होती है, एक इंटेलिजेंट गैस होती है जो कि साइंटिस्ट बनाते हैं, तो साइंटिफिक स्टेटमेंट को हम हाइपोथेसिस का नाम देते हैं। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट हाइपोथेसिस मस्ट बी टेस्टेबल, दैट्स मीन यू शुड बी एबल टू टेस्ट योर हाइपोथेसिस थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन। योर हाइपोथेसिस मस्ट आइदर बी सपोर्टेड और फॉल्सिफाइड बाय योर एक्सपेरिमेंट। तो हाइपोथेसिस को टेस्ट करना बहुत जरूरी है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम इसे टेस्ट करते हैं। अगर एक्सपेरिमेंट इसके फेवर में आ जाए तो वो ट्रू हो सकता है, और अगर इसके अगेंस्ट आ जाए तो वो फॉल्सिफाइड या फॉल्स साबित हो सकता है। तो हाइपोथेसिस इज जस्ट अ साइंटिफिक स्टेटमेंट। ओके, व्हाट इज रीजनिंग, जैसे हमने कहा रीजनिंग हमारे पास क्या होती है। ठीक है, ओके, रीजनिंग क्या होती है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक क्वेश्चन किया, एक स्टेटमेंट दे दी कि भाई जितने एक
मलेरिया जो है उसके एग्जैक्ट कॉज क्या है, प्लाज्मोडियम। लेकिन ये स्टेटमेंट जो हमारी वो अनवेरिफाइड है। अब लोग क्वेश्चन करेंगे कि अगर मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह कर होता है तो जितने भी मलेरिया के पेशेंट होते हैं उन हर किसी के ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम लाजमी प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चनिंग हम करते हैं, सवाल पूछते हैं कि अगर आप एक बात कह रहे हैं तो ये इसको आप प्रूव करें बाय मींस ऑफ स्टेटमेंट, इस चीज को हम कहते हैं रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग दो तरह के हमारे पास होते हैं। रीजनिंग हमारे पास इंडक्टिव भी होते हैं और रीजनिंग हमारे पास डिडक्टिव भी होते हैं। ठीक है, इंडक्टिव रीजनिंग क्या होते हैं और डिडक्टिव रीजनिंग क्या होते हैं, ये हम डिस्कस करते हैं। Okay, what is inductive reasoning? Inductive reasoning move from specific to general. अगर आप स्पेसिफिक से जर्नल बात करें तो इसे हम कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। चीजों को ऐड करना, अपने बात को बढ़ाना। जैसे शार्क इज अ फिश, हमने एक एग्जांपल ले ली, शार्क इज अ फिश एंड ऑल फिशेस हैव स्केल्स देयरफॉर शार्क आल्सो हैव स्केल्स। तो एक मैंने जर्नल बात की, चूंकि शार्क एक फिश है और तमाम फिशेस की बॉडी में स्केल्स मौजूद होते हैं, यही वजह है कि शार्क चूंकि एक फिश है तो उसकी बॉडी में भी स्केल्स होंगे। मुझे कंफर्मेशन नहीं है कि शार्क की बॉडी में स्केल्स होते हैं कि नहीं होते, लेकिन ये पता है कि शार्क एक फिश है। क्योंकि तमाम फिशेस की बॉडी में स्केल्स होते हैं तो शार्क के पास भी स्केल्स में भी हो। तो ये हमारी इंडक्टिव रीजनिंग कहलाती है। जबकि डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, इट मूव फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, जिसमें हम स्टेटमेंट को डिड्यूस करें, रिड्यूस करें। ठीक है, जैसे अच्छा इस स्टेटमेंट को हम इफ एंड देन वाली स्टेटमेंट भी कह रहे होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ प्लाज्मोडियम इज अ कॉज ऑफ मलेरिया देन ऑल द मलेरिया पेशेंट शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। ठीक है, देखें इसमें इफ भी आया और इसमें देन भी आया। तो डिडक्टिव रीजनिंग को हम इफ एंड देन वाली स्टेटमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें हम एग्जैक्ट क्वेश्चन अराइज कर रहे होते हैं अबाउट हाइपोथेसिस। जैसे हाइपोथेसिस में हमने कहा था प्लाज्मोडियम मे बी अ कॉज ऑफ मलेरिया। अब इस चीज को वेरीफाइड करने के लिए हमने एक क्वेश्चन उठाया, इफ प्लाज्मोडियम इज अ कॉज ऑफ मलेरिया देन एवरी पेशेंट ऑफ मलेरिया शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। मतलब अगर प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की कॉज है तो तमाम मलेरिया के पेशेंट के ब्लड में प्लाज्मोडियम होना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन आप रेस करते हो इसे हम कहते हैं इफ एंड देन वाली स्टेटमेंट अगर आप रेस कर रहे हो तो इसे हम डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। रीजनिंग का मतलब होता है थॉट्स या क्वेश्चनिंग, सवाल उठाना, किसी बात पर सवाल उठाना। ठीक है, इंडक्टिव रीजनिंग क्या है, जैसे ऑब्जर्वेशन को आप जर्नलाइज कर रहे हो उसके बाद थ्योरी प्रपोज कर रहे हो तो ये इंडक्टिव कहलाएगी। डिडक्टिव क्या है कि आप थ्योरी से प्रिडिक्ट करके एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। मतलब डिडक्शन में आप डायरेक्ट कंक्लूजन की तरफ जाते हो और इंडक्टिव में आप चीजों को एलोबरेट करते हो, थ्योरी की तरफ जाते हो। ठीक है, तो ये इंडक्टिव और डिडक्टिव में बेसिक डिफरेंस है हमारे पास। ओके, अच्छा जब आपने हाइपोथेसिस प्रपोज कर दी, क्वेश्चनिंग कर लिया, रीजनिंग, अब उस क्वेश्चनिंग को आप और एक्सप्लेन करने के लिए एक्सपेरिमेंट की तरफ जाते हो। तो वंस अ प्रॉब्लम हैज बीन ऑब्जर्व एंड हाइपोथेसिस इज बीन सजेस्टेड, आपने ऑब्जर्व कर लिया, हाइपोथेसिस दे दी, द नेक्स्ट स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड इज टू डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन रीजनिंग। तो आपकी रीजनिंग, आपके क्वेश्चन के बेस पे आप क्या बनाते हो, एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट is a practical performance of scientists to identify the real cause of problem based on induction और डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो हमने इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग बनाई है उसके बेस पे हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट, ताकि प्रूव कर सकें कि उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के एग्जैक्ट कॉज क्या है। जैसे हमने एक स्टेटमेंट देते हैं हमारे कि प्लाज्मोडियम इज अ कॉज ऑफ मलेरिया, प्लाज्मोडियम मे बी अ कॉज ऑफ मलेरिया, and if plasmodium is a cause of malaria then every patient of malaria should have plasmodium in their blood। तो ये जो स्टेटमेंट दे रहे हैं इस चीज को कंफर्म करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट। तो एक की अजम्पशन होती है एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसमें हम दो ग्रुप्स को लेते हैं, आपने याद रखना है, कंट्रोल ग्रुप होता है और एक एक्सपेरिमेंटल। कंट्रोल ग्रुप वो ग्रुप होता है जो कि हेल्दी पेशेंट का होता है, जबकि एक्सपेरिमेंटल में आपके पास इफेक्टेड होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 100 मलेरिया के पेशेंट को लिया, जैसे हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कह रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप इफेक्टेड पेशेंट को कहते हैं। ठीक है, कंट्रोल हेल्दी होंगे। तो आपने 100 मलेरिया के पेशेंट को लिया जिसको एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का नाम दिया, और 100 ऐसे ऐसे पेशेंट के ब्लड को लिया जो कि हेल्दी थे, इनको हमने कंट्रोल ग्रुप का नाम दिया। अब होना क्या चाहिए था, 200 पेशेंट हमारे पास आ गए, 100 हेल्दी हैं, 100 मलेरिया के पेशेंट हैं। तो चूंकि मलेरिया, अगर हम कह रहे हैं कि मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, तो ये जो 100 पेशेंट हैं मलेरिया के, इनके ब्लड में होना क्या चाहिए था, इनके ब्लड में मौजूद होना चाहिए था हमारे पास प्लाज्मोडियम। अगर तो प्लाज्मोडियम प्रेजेंट हुआ तो हमारी स्टेटमेंट करेक्ट साबित हो जाएगी कि प्लाज्मोडियम इज अ कॉज ऑफ मलेरिया। लेकिन अगर इनके ब्लड में प्लाज्मोडियम ना हुआ तो मे बी ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाए। अच्छा, चूंकि प्लाज्मोडियम की वजह कर मलेरिया होता है
और ये हेल्दी पेशेंट हैं 100 बाकी जो कंट्रोल ग्रुप के हैं उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम को एब्सेंट होना चाहिए। तो जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट एक आता है, हर एक एक्सपेरिमेंट के बाद उसका रिजल्ट आता है। तो रिजल्ट क्या है हमारे पास, व्हाट हैपेंड इन एक्स, रिजल्ट क्या बताता है कि जो भी एक्सपेरिमेंट में हमारे पास प्रोसेस हुआ है, ठीक है। तो ये डिटेल होती है एक्सपेरिमेंट की, या यूं समझ सकते हो कि एक्सपेरिमेंट की एक निचोड़ होती है, ठीक है। अच्छा, जैसे हमने शुरू में बात की कि अगर रिजल्ट, एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट आपके हाइपोथेसिस के फेवर में आ जाए तो वो हाइपोथेसिस को वेरीफाई कर देता है, मतलब आपकी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाती है। जैसे मलेरिया के केस में ये देखा गया, इट वाज फाउंड दैट ऑल मलेरिया पेशेंट व्हिच इज एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हैड प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, whereas the blood sample of healthy person which is control group were free from plasmodium। तो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या है, जो हमने 200 पेशेंट लिए थे, 100 हेल्दी और 100 इफेक्टेड, जितने भी मलेरिया वाले पेशेंट थे उनके ब्लड में क्या पाया गया, प्लाज्मोडियम। और जितने भी हेल्दी पेशेंट थे उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम एब्सेंट था। तो इससे ये बात प्रूव हुई कि जो आपने एक हाइपोथेसिस दी थी, एक मफरूजा या एक अपनी एक एक्सपर्ट ओपिनियन दी थी, दिया था कि प्लाज्मोडियम इज अ कॉज ऑफ मलेरिया और प्लाज्मोडियम मे बी अ कॉज ऑफ मलेरिया, वो स्टेटमेंट करेक्ट साबित हो गई बिकॉज एक्सपेरिमेंट ने इस बात को प्रूव कर दिया। तो अगर एक्सपेरिमेंट आपके हाइपोथेसिस के फेवर में आ जाए तो ये आपके हाइपोथेसिस को वेरीफाई कर देता है, और जब हाइपोथेसिस वेरीफाइड हो जाए तो इसके बाद जो स्टेटमेंट आती है उसे हम थ्योरी का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, इफ योर हाइपोथेसिस इज वेरीफाइड बाय योर एक्सपेरिमेंट देन इट इज टर्म्ड एज थ्योरी। थ्योरी क्या हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के बाद हम एक कंक्लूजन निकालते हैं। क्या कंक्लूजन निकला, ये फाइनल स्टेप होता है साइंटिफिक मेथड का, in developing a conclusion. This is where all the result from an experiment has been analyzed and determined is reach about the hypothesis। तो जो भी आपने ऑब्जर्वेशन की उसके बेस पे जो भी हाइपोथेसिस दी, जो भी आपने रीजनिंग, चाहे वो इंडक्टिव रीजनिंग की या डिडक्टिव रीजनिंग की, उसके बेस पे आपने किया एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट का एक रिजल्ट आया, उस रिजल्ट से आप कंक्लूजन मतलब उसके फाइनल पॉइंट्स निकालोगे। इफ योर हाइपोथेसिस वाज सपोर्टेड इट्स ग्रेट, अगर हाइपोथेसिस आपके एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट से सपोर्ट कर जाए या सेम आ जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। इफ नॉट, रिपीट द एक्सपेरिमेंट, अगर ये नहीं होता तो एक्सपेरिमेंट को रिपीट करें और थिंक ऑफ अदर वेज टू इम्प्रूव योर प्रोसीजर, या फिर आप दोबारा बैक चले जाओगे हाइपोथेसिस की तरफ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा था शुरू में, प्लाज्मोडियम इज अ कॉज ऑफ मलेरिया, तो लोगों ने सवाल उठाया, इफ प्लाज्मोडियम इज अ कॉज ऑफ मलेरिया then every patient of malaria should have plasmodium in their blood। ठीक है, क्वेश्चन उठाया कि अगर मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है तो हर मलेरिया के पेशेंट में प्लाज्मोडियम होना चाहिए। अब ये मफरूजा बात थी, ठीक है। इस चीज को प्रूव करने के लिए हमने एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में हमने हेल्दी और इफेक्टेड पेशेंट के ब्लड को लिया। हेल्दी पेशेंट के ब्लड में प्लाज्मोडियम नहीं पाया गया, इफेक्टेड पेशेंट के ब्लड में प्लाज्मोडियम था। तो हमारे एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट हमारे हाइपोथेसिस जो कि अनवेरिफाइड स्टेटमेंट था उसके फेवर में आ गया, तो इसे हम कहेंगे वेरीफाइड स्टेटमेंट। और जब भी हाइपोथेसिस वेरीफाइड हो जाए तो उसे हम थ्योरी का नाम देते हैं, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो कंक्लूजन जो होता है किसी भी एक्सपेरिमेंट का, जैसे इस केस में कंक्लूजन क्या निकला कि प्लाज्मोडियम इज अ कॉज ऑफ मलेरिया। अब ये डन एंड डस्टेड या वेरीफाइड बात हो गई कि प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की कॉज है। जहां भी दुनिया में किसी भी पेशेंट को मलेरिया होगा तो उसकी कॉज क्या होगी, प्लाज्मोडियम। और ये किस तरह हमने किया, हाइपोथेसिस को वेरीफाइड करके। कैसे वेरीफाइड किया, एक्सपेरिमेंट बेस पे वेरीफाइड किया। तो ये आपने यहाँ तक साइंटिफिक मेथड के नॉलेज को याद रखना है, ठीक है। आज लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, अगले लेक्चर में हम थ्योरी क्या होती है, लॉ क्या होती है, इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं, डाटा कलेक्शन के मेथड्स क्या होते हैं, वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो होपफुली आपको क्लियर होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।